राइट जी, आप लोग को आवाज़ मेरी आ रही होगी यकीनन। जी सर। ओके जी, ये आपका जो सेल्वाडोर की जो बेसिक आपकी जो बुक है उसका चैप्टर 10 है, और जो मैंने एक और आपको दूसरी बुक एक और बताई थी माइकल पवेल की, उसके अंदर चैप्टर 12 है ये। तो आज जो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और फ्री ट्रेड एरियाज। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और फ्री ट्रेड एरियाज, कस्टम यूनियन, सारी एक ही चीज़ें होती हैं। देर इज़ नो सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो आज जो है क्या कहते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से बेनिफिशियल होता है हमारे ट्रेड के लिए या नहीं होता। ओके जी, क्विकली मूव टू द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन को तो खैर मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, ज़रा से ये इंट्रोडक्शन होता है। We will study in this chapter about the trade creating customs union. Custom unions definitely means free trade areas और preferential trade agreements जो हम different countries के साथ sign कर रहे होते हैं. This is actually called उन तमाम जो है उसमें से एक कस्टम यूनियन भी जो है वो होती है। तो वो है। उसके बाद जिस तरह से ट्रेड क्रिएटिंग होती है, ट्रेड डाइवर्टिंग होती है, ये हम दोनों चीज़ें देखेंगे। हमारा फोकस जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा। Then there is a theory of second best and other static welfare effects of custom union, dynamic gain from custom union और हिस्ट्री वगैरह। इसमें से जो हमारे जो ये जो सेकंड और मैंने बताया था ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, ये हमारा जो है मेन फोकस होगा आपकी ये सारे उसके ऊपर जो भी हम कुछ देखेंगे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू द कमर्शियल पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिवली reducing or eliminating barriers only among the nations joining together। एक हमने इससे पहले जो है यही पढ़ा था कि जितनी भी ट्रेड थ्योरीज हमने कहा था कि भाई इसमें कि अगर फ्री ट्रेड होगी तो हमेशा इससे गेन होगा, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड में जो है इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। जी, कुछ कुछ कह रहे हैं? ओके। तो हमें जो है ये इस तरह की कोई चीज़ एज सच हमें नज़र नहीं आती है कि फ्री ट्रेड बिल्कुल परफेक्टली हो किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड बैरियर्स अगर आपको नज़र आएंगे तो बल्कि उन्हीं लोगों के नज़र आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे होते हैं फ्री ट्रेड होनी चाहिए, मार्केट इकॉनमी होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है इससे मेरी जो मुराद है वो अ, जो वेस्ट है, यूरोप है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये जितनी भी जो जो बड़ी नेशंस हैं, ये मेरी सारी इनसे मुराद है कि ये लोग जो है वो हमेशा दूसरे लोगों को एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पर खुद भी ओपन ट्रेड पॉलिसी नहीं है। तो इसके बाद क्योंकि ओपन ट्रेड पॉलिसी हर जगह नहीं है, तो फिर कुछ मुल्क हैं जो आपस में एक ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि भाई हम पूरी दुनिया से तो हम जो है वो फ्री ट्रेड नहीं करेंगे, उसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स होंगे, टैरिफ बैरियर्स भी होंगे और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होंगे। लेकिन कुछ मुल्क या कुछ मुल्कों का ग्रुप मिलके जो है वो वो एक इकोनॉमिक जो है वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। और इस तरह के जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं यही इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो कहला रही होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी तरह की जो है ये डिफरेंट दुनिया में ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है। ये नेक्स्ट उसमें जो है स्लाइड में हम देखते हैं। सबसे पहले कहा जाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स ये जो है जिसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई, द प्रोवाइड लोअर बैरियर्स टू ट्रेड अमंग पार्टिसिपेंट नेशन देन ऑन द अदर विद नॉन मेंबर्स। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है दो तरह के होते हैं, एक पीटीए कहला रहा होता है, एक एफटीए ही कहला रहा होता है। कि उसमें होता ये है आजकल के दौर में जो एक जो जो अभी हमारा जो मॉडर्न एरा है, जो जदीद दौर है, इसमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्चुअली जो होता है वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से समझे कि ये इस तरह से होता है कि ये एक शॉर्ट टर्म होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और दूसरा जो फ्री ट्रेड एरियाज है या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये आपका लॉन्ग टर्म के ऊपर होता है। तो आप इसमें जो इन्होंने लिखा है कि प्रोवाइड लोअर बैरियर्स, ये दोनों के ऊपर ही जाहिर है कि चाहे वो फ्री ट्रेड एरियाज हों या नॉन या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो, दोनों इसी तरह के होते हैं। द लूजेस्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सबसे मतलब कमज़ोर किस्म की
जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। और इसको हम इस वजह से कहते हैं कि लोजेस्ट, कि ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। पाकिस्तान ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स कुछ लोगों से साइन किए थे, जिसके अंदर पाकिस्तान ने मॉरिशस से किया था और वो 5 साल के लिए था। तो वो भी जो है चंद दिनों तक तो रहा, लेकिन फिर जो है वो ख़त्म हो गया था। और उसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किया था। तो लेकिन ये है कि जब से उसके ऊपर वो इंटरनेशनल सैंक्शन लगी तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं रहा। इस वक्त जो इन प्रैक्टिस है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडोनेशिया है, जो कि 5 साल के लिए है, लेकिन उसको मज़ीद 5 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर लिया है। और दोनों मुल्क अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जो उसको चेंज किया जाए। इसमें जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस स्कीम, ये इस तरह की चीज़ है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मतलब ये है कि वो जितनी भी कॉलोनीज जो कि ब्रिटिश की रही हैं, उन्होंने आपस में मिल के जो है क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ, जो दौलत मुश्तरका जो कहला रही होती है, वो आप बनाया हुआ है। तो उसमें बहुत ही एक उसके बड़ा लिमिटेड साइज का जो है रोल है, कोई बहुत ज़्यादा उसका रोल जो है वो नहीं है। ओके, नाउ वी कम टू दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एरियाज या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, FTA, ये इसमें ये जो इनके बुक में डेफिनेशन ये लिखे, रिमूव्स ऑल बैरियर्स टू ट्रेड अमंग मेंबर्स बट ईच नेशन रिटेन्स इट्स ओन बैरियर टू ट्रेड विद नॉन मेंबर्स। एक्चुअली जो इन प्रैक्टिस है पूरी दुनिया के अंदर वो इसी किस्म का ही है कि जो फ्री ट्रेड एरिया है, जैसे पाकिस्तान और चाइना मिलके एक फ्री ट्रेड एरिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो पाकिस्तान जो है फ्री एक्सेस चाइना को देगा और चाइना जो है फ्री एक्सेस पाकिस्तान को देगा। या इसी तरह से और भी है कि जैसे सार्क ने मिलके बना लिया सार्क फ्री ट्रेड एरियाज, तो उसमें जो सार्क, उसमें जो जो कंट्री शामिल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये लोग सारे मिलके इन्होंने जो है एक फ्री ट्रेड एरिया जो है वो साफ्टा कहलाता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है उसके एग्रीमेंट पे साइन किया था। और उसमें बड़ी महदूद सी प्रोडक्ट्स थी जो उन्होंने इजाज़त दी थी कि जनाब कि इसके ऊपर कोई बैरियर नहीं होगा और बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बैरियर लगा हुआ होगा। और ये बड़ा ही बेकार किस्म का है वैसे तो ये साफ्टा जो है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बेकार तरीन जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं देखा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने इससे ज़्यादा बेकार तरीन नहीं देखा, क्योंकि मैं जब यहाँ यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैं 10 साल मैंने मतलब इसके ऊपर काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ मेरा जो स्पेशलाइजेशन थी वो इसी के ऊपर ही थी, और हम ट्रेड एग्रीमेंट्स को ही जो है एनालिसिस करते थे और उसी के ऊपर रिकमेंडेशन देके या जो नेगोशिएशन होती थी उसमें ज़ाहिर बात है कि हम शामिल होते थे। तो ये एक इंतहाई बेकार किस्म का साफ्टा जो है वो था पाकिस्तान का। लेकिन ये कि सबसे जो कामयाब तरीन इन टर्म्स ऑफ जिसको हम कहेंगे कि जो फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ था, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो चाइना के साथ है, मलेशिया के साथ है और श्रीलंका के साथ है। तो श्रीलंका के साथ जो है क्या कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ी है, और सबसे ज़्यादा फ्री ट्रेड जो है वो रिलेटिवली वो श्रीलंका के साथ ही है हमारी। तो हमारी जो चीज़ वहाँ जा रही है वो मेजॉरिटी जो है उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, और इसी तरह जो श्रीलंका से आ रही है मेजॉरिटी उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है। चाइना से जो चीज़ें आ रही हैं हमने तो उसको कम एक्सेस दिया है, लेकिन चाइना ने हमें फुल एक्सेस दिया हुआ है कि जो चीज़ें पाकिस्तान से जाएगी, कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है वो उसने ड्यूटी रखी है, बाकी सारी चीज़ों ने ड्यूटी हटा ली है। ओके जी, तो ये फ्री ट्रेड एरिया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कस्टम्स यूनियन के ऊपर। कस्टम यूनियन कुछ इस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबके इंपोर्ट बैरियर जो होते हैं दूसरे तीसरी दुनिया के लिए बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है तकरीबन 27 मुल्क हैं, और इन 27 कंट्रीज में पाकिस्तान या इस जो भी 27 लोग शामिल हैं, इन उन लोग के तो सब कुछ लिए ज़ीरो है, कोई जो है इसके ऊपर टैरिफ नहीं होगा जो भी इनके दरमियान आ रही होगी। लेकिन बाहर दुनिया से जो भी आ रहे होंगे उन सब के लिए एक जैसी ड्यूटी होगी। किस तरह से? अगर पाकिस्तान जो है वो जर्मनी को बेचता है और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल के 12% ड्यूटी है, तो फ्रांस में भी वही होगी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और बाकी सब जगह जो होगी, स्पेन, पोर्चुगल वगैरह, जो जो लोग इसके मेंबर हैं उन तमाम लोगों के लिए बिल्कुल
एक सबके लिए सब ने एक ही ड्यूटी जो है वो रखी होगी। तो ये कहीं पर भी कोई भी अगर मुल्क है जो इस हम ये कहें कि जो जो थर्ड वर्ल्ड होगा, थर्ड वर्ल्ड मींस कि जनाब कस्टम यूनियंस में जो जो मेंबर्स हैं उनके अलावा जो लोग भी जो है उसको भेज रहे होंगे वहाँ पर ड्यूटी सेम होगी। इसी तरह से एक गल्फ कस्टम यूनियन ही है कि अगर आप जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है GCC, तो वहाँ पर जिसमें ये 5-6 मुल्क हैं जिसके अंदर कतर है, बहरैन है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, तो इसमें कहीं पर भी चले जाएं उन सब ने जो ड्यूटी होगी वो सब जगह बिल्कुल सेम होगी। इसी तरह से एक अफ्रीका के अंदर है, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन कहलाती है, तो वो सैरक के नाम से, साउथ एशियन डेवलपमेंट कंट्रीज कस्टम यूनियन। इसी तरह से एक साउथ अमेरिकन कस्टम यूनियन है कि जहाँ पर उनके जो मेंबर्स होते हैं दुनिया में से कहीं से भी कोई चीज़ आ रही हो तो उस यूनियन के जितने भी मेंबर्स होंगे सारे मुल्कों में बिल्कुल एक जैसी ही ड्यूटी होगी। उसके बाद आती है कॉमन मार्केट, रिमूव्स ऑल बैरियर्स टू ट्रेड अमंग मेंबर्स, हार्मोनाइज ट्रेड पॉलिसी टुवर्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो कॉमन मार्केट होती है इनकी पूरी ट्रेड पॉलिसी चाहे एक्सपोर्ट्स के लिए हो चाहे इंपोर्ट के लिए वो बिल्कुल एक जैसी ही होती है। तो ये सिर्फ ट्रेड पॉलिसी की जो है हद तक होता है। यूरोपियन यूनियन ज़ाहिर है कि सब थोड़ा सा वो आगे है, जिसको हम इकोनॉमिक यूनियन कहते हैं। इकोनॉमिक यूनियन में तो ये होता है कि जनाब कि जैसे उन्होंने रिमूव ऑल बैरियर्स टू ट्रेड अमंग मेंबर्स, हार्मोनाइज ट्रेड पॉलिसी टुवर्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबकी जो ट्रेड पॉलिसी होगी बिल्कुल एक जैसी होगी, वो सबके लिए होगी। अलाउस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमंग द मेंबर्स, कि जितना भी लेबर वो भी जो है बगैर, जिस तरह से हमारे यूरोप के अंदर है कि विद इन यूरोप हर कोई आ जा सकता है, उसके लिए किसी किस्म के वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा साथ साथ ये है कि पूरे यूरोप के अंदर एक ही करेंसी चल रही है जो कि यूरो कहला रही होती है, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, नीदरलैंड हो, तो ये सब लोग जो है वहाँ पर क्या कहला रही होती है, यूरो कहला रही होती है। तो इकोनॉमिक यूनियन के अंदर जो है ये होता है कि तकरीबन सबकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होती है। उसमें ये एक होता है कि आपको एक ये इसकी आप बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई भी मुल्क जो है बिल्कुल फ्री होता है कि उसको छोड़ के निकल जाए या उसमें से किसी चीज़ को ज्वाइन करे, किसी चीज़ को ना करे। जैसे बरतानिया था, जब बरतानिया भी यूनियन का मेंबर था, लेकिन अब जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। 2 साल पहले जो है वहाँ एक उन्होंने रेफरेंडम कराया था और वहाँ के लोगों ने कहा था कि नहीं, कि जनाब इस यूनियन से आप निकल जाएं, हम अपनी आज़ाद पॉलिसी और आज़ाद चीज़ें जो है उसको सिर्फ देखेंगे। तो इस वजह से निकल गया था। लेकिन इसके बावजूद जब वो यूनियन में था तो वहाँ पर यूरो नहीं था, वो यूरो मनी का जो है वो हिस्सा नहीं था। वहाँ जो उसकी अपनी करेंसी ब्रिटिश पाउंड ही चलती थी, वो यूरो का जो है मेंबर नहीं था। राइट, तो ये इस तरह से जो है ये कुछ होते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी है जो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि कुछ ये जितने भी मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक यूनियन हो गया, FTA हो गया, कस्टम यूनियन हो गया और PTA हो गया, ये सारे के सारे बायलैटरल या मल्टीलैटरल जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर दो मुल्क हैं सिर्फ जिन्होंने एग्रीमेंट किया तो जाहिर है कि वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर ये है कि दो से ज़्यादा मुल्क हैं तो जाहिर है कि फिर वो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहला रहा होता है। तो मल्टीलैटरल क्या ही है। अच्छा, इन तमाम एग्रीमेंट्स के अंदर एक चीज़ कॉमन ये भी होती है कि सारे मुल्क जो है एक जैसा आपस में एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया है अगर ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें यह है कि चाइना को पाकिस्तान जो है वो कुछ फ्री मार्केट एक्सेस दे रहा है। फ्री मार्केट एक्सेस का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई टैरिफ बैरियर, ट्रेड बैरियर्स वगैरह मौजूद नहीं है। तो इन इन रिटर्न जो है क्या होगा कि सिर्फ ये नहीं कि उसने जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही जो है क्या कहते हैं उनको दे रहा, बल्कि इन रिटर्न चाइना भी जो है उनको उस सेम एक्सेस जो है वो दे रहा होता है। तो मतलब बायलैटरल होते हैं कि पाकिस्तान इस शर्त पे चाइना को जो है फ्री ट्रेड का एक्सेस देगा कि जवाब में जब चाइना भी फ्री ट्रेड एक्सेस जो है वो दे रहा होगा। तो जाहिर है कि ये गिव एंड टेक वाली चीज़ होती है यहाँ पर। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है जिसको हम यूनिलैटरल ट्रेड प्रेफरेंस कहते हैं। यूनिलैटरल ट्रेड प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जनाब वो एक मुल्क जो होता है सिर्फ किसी दूसरे मुल्क को ट्रेड प्रेफरेंस दे रहा होता है, लेकिन इन रिटर्न वो कोई उससे जो है रेसिप्रोकली जो है क्या कहते हैं वो
सेम एक्सेस जो है वो नहीं मांग रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक जीएसपी स्कीम, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो यूनिलैटरल हो, वो अमूमन जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस या जीएसपी कहला रही होती हैं। जैसे ये एक्चुअली है इस तरह से कि एक इदारा है यूनाइटेड नेशन फॉर ट्रेड इन डेवलपमेंट, जो यूनटाड कहला रहा होता है। और तो इन लोगों ने एक ये कहा हुआ था कि भाई जितने भी जो अमीर मुल्क हैं इन सबको चाहिए कि वो गरीब मुल्कों को बगैर किसी कंडीशन के जो है प्रेफरेंस दें, मार्केट एक्सेस दें और उनसे जो है वो चार्ज ना करें। तो अब ये जो कहा गया, तो उसमें पहले तो लोगों ने जो है एतराज़ किया था उसके ऊपर, लेकिन बहरहाल फिर इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज से जो चीज़ें आ रही होती हैं उनकी जो क्वांटम होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो कुछ कंडीशंस के साथ जो है फिर इसको कर लिया गया, उसको कहा कि हाँ ठीक है, हम जो है वो सारी कंट्रीज़ को इजाज़त देंगे कि सिर्फ जो जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है हम ये एक यूनिलैटरल प्रेफरेंस दिया करेंगे, जिसकी वजह से यूएस ने भी एक उसकी पॉलिसी है, यूएस जीएसपी कहला रही होती है। इसी तरह से ईयू जीएसपी स्कीम है एक, और जापान की और ऑस्ट्रेलिया की भी एक जनरलाइज सिस्टम जीएसपी स्कीम है। तो यूरोपियन यूनियन की जीएसपी स्कीम जो है वो ज़्यादा उसका कवरेज है, उसका प्रोडक्ट कवरेज बहुत ज़्यादा है और इसका फ़ायदा ही पहुंचा है। और आप ये समझ लें कि बांग्लादेश की जो इस वक्त तेज़ रफ्तार जो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें यूरोपियन जीएसपी का एक बड़ा रोल है कि उन्होंने उनको फ्री मार्केट एक्सेस जो है अनकंडीशनली जो है वो दिया था, बीइंग अ लेस लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो उसने जो है समझा कि इसको एक बड़ा, बहरहाल फिर उनकी अपनी पॉलिसी भी थी कि सिर्फ ये नहीं है, उसने दुनिया भर को जो है वो इस तरह का मार्केट एक्सेस या प्रेफरेंस दी हुई है, लेकिन है इस तरह से कि भाई कौन उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है। तो उसने बड़े बेहतरीन तरीके से जो इसको यूटिलाइज किया। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉक। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको समराइज करें तो फिर ये कुछ इस तरह से एक टेबल जो है वो बनेगा। फ्री ट्रेड एरिया है, कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट है, इकोनॉमिक यूनियन है। तो फीचर्स ऑफ ब्लॉक, फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर्स, ये जो आपका जो पहला जो ये है जो आपको नजर आ रहा होगा इस तरह से। और कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हार्मोनाइज्ड ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। फ्री ट्रेड एरियाज के अंदर क्या होता है? फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर्स, जस्ट फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड नथिंग, सिर्फ यही होता है इसके ऊपर। और इसके अलावा बाकी कोई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ नहीं होता। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि फैक्टर प्रोडक्शन में ज़ाहिर है क्या चीज़ है कि लोग ही होंगे इसमें, कि लेबर जो है उसकी मूवमेंट फ्री हो, तो वो विद इन जो है क्या कहते हैं उसमें। व्हेन वी टॉक अबाउट द कस्टम यूनियन देन इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक तो ये है कि टैरिफ अमंग द मेंबर्स ये बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन जो एक्सटर्नल टैरिफ है जो बाकी दुनिया के लिए कस्टम यूनियन के उस यूनियन में जो मेंबर्स हैं उनके अलावा जो होगा, उस कस्टम यूनियन में आने के लिए सबके लिए सेम टैरिफ जो है वो होगा। बाकी इसमें लेबर मूवमेंट और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मूवमेंट फ्री नहीं होती है। कॉमन मार्केट के अंदर क्या चीज़ है? फ्री ट्रेड भी होता है, कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है, और उसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें जाहिर है कि लेबर जो है वो शामिल है, उसकी मूवमेंट जो है वो फ्री होती है। तो दुनिया में दो एक्चुअली कॉमन मार्केट है इस तरह से। एक तो यूरोपियन मार्केट है और दूसरी जो है वो अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका तो नहीं, ये साउथ अमेरिकन मार्केट जिसके अंदर ब्राज़ील वगैरह और ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसको अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कॉमन मार्केट दुनिया में कौन कौन सी है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन, वो सिर्फ दुनिया के अंदर इकोनॉमिक यूनियन जो है वो यूरोपियन यूनियन ही है। एक नाम है अफ्रीकन यूनियन के नाम से, लेकिन बहरहाल अफ्रीकन जो है वो यूनियन नहीं है। तो इसमें यूनियन के अंदर क्या होता है? फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर्स। यूरोप के अंदर जितने मेंबर हैं, अगर जर्मनी से कोई फ्रांस कोई चीज़ जा रही है, यूके से, सॉरी यूके तो अब निकल गया, अगर था तो यूके से अगर कोई चीज़ स्पेन आ रही है या इसमें आ रही है, तो ये आपस में तो बिल्कुल फ्री ट्रेड है, इसमें किसी किस्म का कोई बैरियर मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अगर पाकिस्तान चाहे वो यूरोप के अंदर किसी भी मुल्क को भेजे इस यूरोपियन यूनियन के मेंबर को, फ्रांस हो, इटली हो, जब या जर्मनी हो, उन सब का जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल टैरिफ जो होगा पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल एक जैसा होगा। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स,
यानी कि यूरोप के अंदर जितने लोग हैं वो कहीं पर भी हैं, ये स्पेन वाला बिल्कुल आराम से जो है अगर जॉब जो है वो जाके कर सकता है वहाँ पर, जो कि फ्रांस के अंदर है, फ्रांस के जर्मनी में जा सकता है, इटली में जा सकता है। तो ये लोग आपस में एक जगह जाते हैं। और अगर आप ज़्यादातर अभी तो यूर ऑल स्टूडेंट्स, अभी आपने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन अगर आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है वो दिखाए इस तरह से पूरी दुनिया, तो उसमें आप देखिएगा कि जो लोग यूरोप के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे का बिल्कुल जा सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब है इसी तरह से कि जब कोई जॉब एडवर्टाइज होती है तो वहाँ पर पहली प्रेफरेंस तो ज़ाहिर बात है अपने नेशनल को देते हैं। सेकंड प्रेफरेंस क्या होती है कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से कोई एक जो है वो आ जाए। और फिर उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस में उनकी मर्जी होती है कि वो आउटसाइड भी जो है वो लोगों को तरजीह दें या ना दें। ठीक है। और एक फिर उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन जो है उसकी अपनी पूरे यूनियन की एक ही पार्लियामेंट होगी, एक ही जो है क्या कहते हैं उनकी ट्रेड पॉलिसी होगी, और इवन के जो फिस्कल पॉलिसी भी होगी वो भी बिल्कुल एक जैसी ही होगी। और उसमें तो यूरोपियन यूनियन तो ज़ाहिर बात है बिल्कुल आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि करेंसी भी जो है बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है। तो ये एक इसको जो है थोड़ा सा हम समराइज जो है उसको कर सकते हैं इसमें। ओके जी, ये एक था थोड़ा सा कि एक बैकग्राउंड था कि इकोनॉमिक यूनियन और बाकी जो ट्रेड ब्लॉक्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। एनी क्वेश्चन? मुझे ओके जी, ठीक है, इफ देयर इज नो क्वेश्चन हम इसको अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रा सी। अच्छा जी, आगे जो चीज़ है, एक मिनट ज़रा ये, ओके जी, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जनाब उसके एनालिसिस जो है वो किस तरह से होगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ कि 40 मिनट पूरे हो गए इसके। तो उसको यहाँ से एंड करके मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ ताकि फिर हम इसका नेक्स्ट जो है वो कर सकें। ठीक है। ओके जी।